Hello students, welcome to your channel सरस्वती ट्यूटोरियल्स। और आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें लास्ट टाइम हमने ओम्स लॉ को स्टडी किया था। और ओम्स लॉ में हमने सीखा था V इज इक्वल टू I R, I इज इक्वल टू V अपॉन R एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I, जिसमें हमारा मेन जो ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन है वो ये है, जिसमें हम ये देखते थे कि अगर हम किसी कंडक्टर को फिक्स्ड फिज़िकल स्टेट्स में रखते हैं, कांस्टेंट फिज़िकल स्टेट्स में रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके एंड्स के बीच जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और जो हमारा करंट फ्लो होता है वो दोनों ही एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होते हैं। यानी कि सीधे सीधे हमें ये मिलता था कि V प्रोपोर्शनेट टू I। आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो क्वांटिटी हमें मिली थी रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में हम प्रतिरोध कहते हैं, ये किन कारकों पर निर्भर करती है, इसकी हमें डिपेंडेंसी देखनी है। ठीक है, हमें यहाँ पर देखना है कि आपका जो रेजिस्टेंस है इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कब घट सकता है और कब बढ़ सकता है। तो रेजिस्टेंस का जो मेन कॉज था, अगर हम कॉज की बात करें जो कि हमने सीखा था, तो वहाँ पर हम देखते थे कि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो हमारे कंडक्टर के अंदर एक एंड से दूसरे एंड पर जाते थे, और जब वो रास्ते में किसी दूसरे एटम से कोलाइड होते थे तो वो अपनी एनर्जी को वहाँ पर रिलीज़ करते थे, और ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती थी वो कम हो जाती थी, और इसी वजह से जो फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती थी उसे हम रेजिस्टेंस कहते थे। तो जो रेजिस्टेंस का जो बेसिक कॉज है वो है कोलिजन। विद एटम्स ऑफ कंडक्टर। जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और वेरीफाई कर देता हूँ, कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तो अगर ये टक्कर ना हो, कोलिजन ना हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी और कोलिजन होने की वजह से आपका रेजिस्टेंस आता है। तो अब हम बात करते हैं हर उस फैक्टर के बारे में जो हमारे कोलिजन को बढ़ा सकता है, क्योंकि कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अभी जो हमारा बेसिक फैक्टर आ रहा है उसमें हम जो की कॉन्सेप्ट है उसमें कोलिजन को बता रहे हैं। की कॉन्सेप्ट आपका ये आता है कि कोलिजन इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। जितनी ज़्यादा टक्कर होंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी में लॉस होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कोलिजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किन फैक्टर्स से हम कोलिजन को बढ़ा सकते हैं और किन फैक्टर्स से हम कोलिजन को कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर।
तो देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ है। इनिशियल स्टेज में हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इसकी लेंथ है। अब इस लेंथ में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर कहा सपोज दैट नंबर ऑफ atoms in this length L1 100 कि यहाँ पर हमारे पास 100 एटम्स हैं। ओके, अब जब इलेक्ट्रॉन इस एंड से एंट्री करे और इस एंड पर जाएगा तो इसको कितने एटम्स मिलेंगे? 100 एटम्स। 100 एटम्स में मान लीजिए कि कोलिजन की प्रोबेबिलिटी हमारी 20 है कि 100 में से 20 एटम्स से वो कोलाइड होता है, क्योंकि सभी से कोलाइड नहीं करेगा, उसके रास्ते में सारे एक साथ नहीं आने वाले। तो हमने ये कहा कि कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20, कि 100 एटम्स में से वो 20 एटम को कोलाइड करता है, टक्कर मारता है। अब अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं, इसकी लेंथ को हम चेंज करके L2 कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि L2 लेंथ में जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बढ़कर 300 या 400 या कुछ भी, ये डिपेंड करता है कि हमने लेंथ को कितना बढ़ाया। मान लीजिए कि हमने लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ाया तो हमारे एटम्स हो गए 200। तो अब आपको फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाना है, तो अभी रास्ता लंबा हो चुका है। 100 एटम थे तो 20 टाइम्स कोलिजन होता था, अभी 200 एटम्स हैं तो कोलिजन बढ़कर 40 टाइम्स हो जाएगा। जितना ज़्यादा कोलिजन उतना लॉस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होगा और उतना ही हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लेंथ को इंक्रीज किया, कोलिजन इंक्रीज हुए और ऐसी कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो हम साफ शब्दों में यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाने पर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं, टक्कर बढ़ जाती है और ऐसी कंडीशन में हमारे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम थोड़ा सा लेंथ को और डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। लेंथ increases collision increases resistance increases। तो हम कह सकते हैं R proportionate to L। जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनेट है, लेंथ के बढ़ने के साथ बढ़ेगा और लेंथ के घटने के साथ घटेगा। अब मान लीजिए कि हमने 2 मटेरियल्स लिए, एक ये है हमारे पास मटेरियल, ठीक है, इसकी हमने एक मटेरियल की एक रॉड बनाई, ये हमारा कॉपर का मटेरियल है। हमने एक कॉपर की दूसरी रॉड भी ली, ये देखिए, तो ये हमारे पास 2 कॉपर की रॉड हैं। पहले वाले की लेंथ L1 है और दूसरे वाले की लेंथ L2 है। अब ऐसी कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड है, तो करंट भी फिक्स्ड हो गया। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास लेंथ चेंज हो चुकी है। तो हमने एक फार्मूला सीखा है यहाँ पर, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर लगाया है वही पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर भी लगाया है।
तो इसलिए करंट जो इसमें जा रहा है और जो इसमें जा रहा है, यानी कि जो एंट्री करने वाला है वो एक जैसा होगा, I एंड I। ठीक है। और अब मान लीजिए कि हमने इसको सेम सोर्स से ऐड किया, जो हमारा सोर्स है वो एक जैसा हो, तो ऐसी कंडीशन में सोर्स एक जैसा होगा तो हम एनर्जी भी एक जैसी देंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो ऐसी कंडीशन में इसमें हमारे परिवर्तन आ रहा है, तो इसमें जो परिवर्तन आने वाला है, इसमें जो चेंजेस आने वाले हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कोलिजन, क्योंकि लेंथ क्या देख रहे हैं आप, चेंज हो रही है। तो यहाँ से देखिए R प्रोपोर्शनेट टू L से अगर हम देखें तो पहले वाले में रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे वाले में रेजिस्टेंस R2 है। हम कह सकते हैं R1 प्रोपोर्शनेट टू L1 और R2 प्रोपोर्शनेट टू L2। प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा लिया K, तो क्योंकि हमने मटेरियल को चेंज नहीं किया है इसलिए हमारा यहाँ पर दूसरी जगह भी कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला है, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा R2 इज इक्वल टू K L2। तो अभी हमें R1 और R2 में दो एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं। हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो इस आधार पर अगर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कराते हैं तो हम देखेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू K और K दोनों में से कैंसिल हो गया, L1 अपॉन L2। तो ये हमारा एक और एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ इंक्रीज करने से कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ। इज इट ओके? चलिए हम अगले फैक्टर के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो दूसरा फैक्टर है जो हमारे रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करता है, जो रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा सकता है, ये हम अभी चेक करेंगे कि बढ़ेगा या घटेगा, वो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या हमें मिलता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है। तो देखिए ये हमारे पास एक वायर है और उसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। ऐसे हमारे पास एक और वायर है, ये हमने उसका दूसरा टुकड़ा ले रखा है। ठीक है। अभी जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके सिरों पर है प्लस और माइनस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके सिरों पर भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि दोनों को हम एक जैसी एनर्जी दे रहे हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा रास्ता उतना ही लंबा है, जितना हमें पहले तय करना था उतना ही तय करना है। रास्ते में किसी भी प्रकार के एक्सटेंडेशन नहीं हुई है, तो रास्ते में लेंथ अभी सेम है। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ अगर हम L कह रहे हैं तो यहाँ पर भी जो लेंथ है वो L है। ठीक है, तो सेम लेंथ के दो कंडक्टर हैं, बट इनका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख रहे हैं ये अलग अलग हैं। इसका A1 है और इसका A2 है। अब हमें देखना है कि किस में रेजिस्टेंस कम होगा, किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखिए ये मान लीजिए कि आपके पास एक दरवाज़ा है यहाँ पर, ठीक है, और इस दरवाजे से आपके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर एंट्री लेनी है। यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को एंट्री लेनी है। तो अभी देखिए नंबर ऑफ़ एटम्स तो बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ हमारे पास मटेरियल कम है और यहाँ पे हमारे पास मटेरियल ज़्यादा है, लेकिन रास्ते की लंबाई उतनी ही है, हमें रास्ता उतना ही तय करना है। तो हम लोगों ने बात की थी कि जब भी जो हमारा चार्ज है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जाया जाता है तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ भी उतना ही कार्य करना है और यहाँ भी उतना ही काम करना है हमें चार्ज को ले जाने में। इज इट ओके? अब देखिए अगर यहाँ नंबर ऑफ एटम 100 हैं तो यहाँ अगर ये डबल है इसका तो यहाँ नंबर ऑफ एटम 200 हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि इस लोकेशन में ये 20 एटम्स से कोलिजन करता है, 20 कोलिजन।
और यहाँ पर 200 एटम तो कितने कोलिजन करेगा? 40। तो कोलिजन भी बढ़ गए। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास एटम इतने हैं तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एटम्स बढ़ चुके हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ से जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से निकलने वाले हैं और यहाँ से भी इस क्रॉस सेक्शन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं। तो अभी आप क्या देखेंगे कि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद एरिया। ठीक है, तो एरिया बढ़ाने से क्या बढ़ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है? इनके पास होता है चार्ज। तो देखिए चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और हमने पढ़ा I इज इक्वल टू Q/T। तो हमने क्या देखा? फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़े, Q बढ़ा, और Q बढ़ने से क्या बढ़ गया? करंट बढ़ गया। आप देख सकते हैं। तो अब अगर आप देख रहे हैं कि हमारा करंट इंक्रीज कर रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वो हमारे करंट को अपोज करता है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर करंट इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होता तो हमारा करंट को डिक्रीज कर देता। तो करंट इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो कब करंट इंक्रीज हुआ? चलिए फिर से देखते हैं। करंट कब इंक्रीज होगा? I इंक्रीजेस विद Q इंक्रीजेस। I बढ़ेगा कब? जब Q बढ़ेगा। Q कब बढ़ेगा? जब फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन कब बढ़ रहे हैं? जब एरिया बढ़ रहा है। और I से हमें मिलता है कि अगर ये ज़्यादा होगा तो R डिक्रीज करेगा, कम होगा। तो हम देख रहे हैं एरिया बढ़ा और R डिक्रीज किया। ठीक है, तो इस आधार पर हमें क्या पता चला कि इसके बढ़ने से ये कम होता है और इसके घटने से ये बढ़ सकता है। तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर हम कहें यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है और यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस है, तो कहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है? जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, क्योंकि एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इन दोनों में हम ये कह सकते हैं कि R1 बड़ा है किससे? R2 से। मैं इसका एक और एग्जांपल आपको देखता हूँ। आप लोगों के घरों में जो स्विच लगाए जाते हैं उनके पास में एक प्लग होता है जिससे आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम हैवी मशीनरीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेस है, गीज़र है, तो उसके लिए पावर प्लग लगाते हैं। और आपने देखा होगा कि उस पावर प्लग में जो वायर होते हैं वो मोटे लिए जाते हैं। तो पावर प्लग में मोटे वायर्स लेने का मेन जो उद्देश्य हमारा है वो हमारे रेजिस्टेंस को कम करके करंट को बढ़ाना है, जिससे कि हमें अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिले। ठीक है, तो एग्जाम्पल से भी आप समझ रहे हैं कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है और एरिया घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो सीधे सीधे अगर हम ये कहें कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू A, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं उत्पन्न होता है। तो ये हमें मिल गया कि एरिया हमारे रेजिस्टेंस को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें और एक रिलेशन डेवलप करना चाहें तो हम R और A के बीच, जैसे हमने पहले एक रिलेशन डेवलप किया था R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, वैसे हम रेजिस्टेंस और एरिया के बीच भी एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। यहाँ पर
तो हमने सीखा कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने के लिए एक तो लेंथ और दूसरा एरिया, यानी कि R प्रोपोर्शनेट टू L और R प्रोपोर्शनेट टू 1/A, ये दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। अब बात करते हैं तीसरी और कौन सी चीज़ है जो हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए हमने देखिए कंडक्टर यहाँ पर लिया, और इस कंडक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस कंडक्टर के पास एरिया है और इस कंडक्टर के पास लेंथ है। फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो यही दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे कंडक्टर के पास होती हैं। लेकिन अब तीसरी चीज़ कंडक्टर के पास क्या है? कंडक्टर का मटेरियल। ठीक है, तो जो कंडक्टर का मटेरियल है इसके पास क्या होता है? तो हमने देखा था कि कोई भी सिस्टम अगर कंडक्ट करता है तो उसके लिए हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो अच्छा कंडक्टर है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो कंडक्शन कम कर पाएगा। तो मटेरियल के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर इनका नंबर बढ़ जाता है तो करंट बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इनका नंबर अगर कम हो जाए, करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो तीसरी चीज़ जो हमें दिख रही है वो है इस मटेरियल की क्वालिटी। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल थर्ड सिस्टम है जो हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर किस तरह से एडजस्ट करेंगे क्वालिटी को, इसे समझते हैं। तो हमने देखा R प्रोपोर्शनेट टू L, R प्रोपोर्शनेट टू A, और इनको अगर हम कंबाइन कर देते हैं 1/A, और अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमें मिलेगा R प्रोपोर्शनेट टू L/A। ठीक है, हमें मालूम है जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। ये इस तरह से। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या है। तो हम देख रहे थे कि जब हम कंडक्टर का यूज़ कर रहे थे तो उस कंडक्टर के पास लेंथ थी, एरिया थी और मटेरियल था। तो जो तीसरी क्वालिटी है वो इस मटेरियल में छुपी हुई है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो कांस्टेंट है ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा, और कांस्टेंट अगर मटेरियल पर डिपेंड करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट है ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो कांस्टेंट मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, तीसरी कोई क्वालिटी हमें नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि कांस्टेंट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, और इस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक को हमने नाम दिया है रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो हमारे मटेरियल की क्वालिटी है इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट के रूप में हमें मिला वो हमें मिली प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम किसी न किसी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टिविटी का रिप्रेजेंटेटिव साइन है वो है ये। ठीक है, और इसे हम पढ़ते हैं रो। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि रेजिस्टिविटी किस प्रकार से हमारे मटेरियल को प्रभावित करती है। तो अब हम कांस्टेंट को हटाकर इस कांस्टेंट की जगह पर रेजिस्टिविटी को पुट करा सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल जाता है R = रो L/A, जिसमें लेंथ, एरिया, मटेरियल, ये तीन चीज़ें हमारे पास आती हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को डिस्टर्ब करती हैं, कम कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल पर ही डिपेंड करेगी,
वो कभी भी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। उसकी डिपेंडेंसी, क्योंकि वो मटेरियल की करैक्टरिस्टिक है, यानी कि पदार्थ का गुण है, तो किसी का गुण स्वयं नहीं बदलता जब तक हम उसमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को ना ले जाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर। देखिए इस एक्सप्रेशन से अगर हम रजिस्टिविटी को बाहर निकालें तो रो इज इक्वल टू हमें मिलता है आर, देखिए ए मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और एल डिवीज़न में आएगा, तो ये मिल जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट में देखें, सबसे पहले इसकी यूनिट रखेंगे आर की, तो आर की यूनिट है ओम। N2 ऊपर एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और अपॉन में आ जाइए लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर। 1 मीटर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ऊपर मिल जाएगा ओम मीटर। इसको हम शॉर्टली इस प्रकार लिख सकते हैं ओम मीटर। ठीक है, तो ये है हमारे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की SI यूनिट। अब हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले में, अगर हम यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 कर दें और लेंथ को भी हम 1 मीटर कर दें, यानी कि दोनों को हम यूनिट कर देते हैं, तो हम क्या देखेंगे, हमारा आर और रो आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 1 रख दिया और यहाँ भी 1 रख दिया, तो रो इज इक्वल टू आर मिल जाता है। तो यहाँ से बनती है आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बनती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि रो कैन बी डिफाइंड एज the resistance of देखिए resistivity can be defined as the resistance of, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, आर आ रहा है ना, तो the resistance of a material, अब कैसा मटेरियल, जिसका जो एरिया है वो यूनिट हो और लेंथ भी यूनिट हो, तो हम क्या कहेंगे, हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। एकांक क्षेत्रफल व एकांक लंबाई के चालक पदार्थ के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रेजिस्टिविटी और ये है आपके रेजिस्टिविटी के SI यूनिट्स। और रेजिस्टिविटी हमारे मटेरियल की क्वालिटी होती है, मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जब तक हम मटेरियल नहीं बदलते हैं तब तक रेजिस्टिविटी में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं आते हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, फार्मूले में आपको दिख रहा होगा A और L भी हैं, पर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रेजिस्टिविटी A और L के घटने या बढ़ने से चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल के चेंज होने से होती है। जब हम मटेरियल कॉपर लेंगे तो हमें रेजिस्टिविटी अलग मिलेगी, मटेरियल एल्युमिनियम लेंगे तो रेजिस्टिविटी अलग मिलेगी, और सबसे कम रेजिस्टिविटी जो है वो सिल्वर की होती है। ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस भी सबसे कम सिल्वर का होता है, और हमारा जो सिल्वर है वो एक सबसे फाइनेस्ट कंडक्टर है। तो ये है रेजिस्टिविटी। बात करते हैं आगे कि इस रेजिस्टिविटी से
अगर हमें कोई न्यूमेरिकल मिलता है तो किस टाइप का मिलेगा और उसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग इन चीज़ों को नोटिस में ले लें कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं और वो किस किस तरह से प्रभावित करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इस पर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो किस टाइप से आएगा। चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल को लगाने से पहले हम एक छोटी सी बात को समझ लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे वायर की, तो वायर एक कंडक्टर है, ठीक है। और अगर हम जनरली वायर के शेप्स के बारे में बात करें तो हम सभी को मालूम है कि वायर जो है हमारा वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, फिर वो चाहे जितना पतला हो और चाहे जितना हैवी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इस शेप में होता है, मोस्टली यूजेबल वायर्स सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो हम यहाँ पर सभी लोग जानते हैं वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हम इसे एक नए फार्मूले के रूप में डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही है आपका पाई आर स्क्वायर। और ये जो आपको दिख रही है ये हमारे वायर की लेंथ है। अभी हम देख रहे हैं कि हम इसको सिलेंडर की हाइट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे वायर की लेंथ भी कह सकते हैं। तो ये h इज इक्वल टू हो जाता है L। तो अब हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि A के लिए ये है और H के लिए L है। तो हम इसकी जगह पर A यूज़ कर सकते हैं और H की जगह पर L यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस आधार पर अगर हम चलते हैं तो हमारा वॉल्यूम यहाँ से देखिए, ये इसकी जगह पर हम ले आए A और ये हो गया L। तो हम अपने सिलेंड्रिकल सिस्टम के वॉल्यूम का एक नया फार्मूला बना लेते हैं जो कि होता है A इंटू L। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे सिर्फ सिलेंड्रिकल सिस्टम पर ही यूज़ करें, आप इसे किसी भी शेप पर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक शेप बना रहे हैं, देखिए थोड़ा सा फोकस करिएगा, ये तो आप देख रहे हैं ये कौन सा शेप है, ये है हमारा क्यूबाइड, ठीक है। तो क्यूबाइड शेप में भी यहाँ पर जो आपको दिखता है ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको हम एरिया कह सकते हैं, या हम इसको b इंटू एच भी कह सकते हैं। तो b इंटू एच कहें तो भी ये एक रेक्टेंगल है, इसमें एक एरिया ही मिलेगा आपको, और ये रही इसकी लेंथ। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच, और ये इसमें से क्या है, एरिया, तो इसके लिए भी क्या मिल जाएगा, A इंटू एल, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि हम न्यूमेरिकल पर्पज़ में जब भी किसी सिलेंड्रिकल शेप का या किसी अदर शेप का वॉल्यूम देखेंगे तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे A इंटू एल। तो चलिए देखते हैं कि इस पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक वायर है, ठीक है, और जबकि हमारे पास ये वायर है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। हमने आपसे कहा कि इस वायर को पकड़ के इस तरह से बीच से फोल्ड करिए और इस तरह से इसको मोल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये जो वायर आया जो आपको दिख रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, वायर को बीच से पकड़ के यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया और हमने लेंथ को हाफ कर दिया है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये जो आपको दिख रहा है इसको हमने बढ़ा दिया है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक वायर था जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। और इस वायर का कुछ मटेरियल है, मान लीजिए कि ये कॉपर है, इसका लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। अब देखिए, हमने देखा कि
इसकी लेंथ फिक्स्ड है, एरिया फिक्स्ड है, मटेरियल फिक्स्ड है, तो इसका रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड होगा, जिसे हम कह देते हैं रो एल अपान ए, क्योंकि मटेरियल के पास क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस वायर को बीच से कट करते यहाँ से, ओके, और यहाँ से कट करने के बाद हम इसको डबल कर देते हैं। तो जब हम डबल कर देंगे तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा इस तरह से, ठीक है, और लेंथ कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा लेंथ हो गया एल डैश। अभी हम इसके वैल्यू के भी बारे में बात करते हैं। एल डैश हमारा किसके बराबर है, पहले वाली लेंथ का हाफ, और ये है हमारा एरिया ए डैश। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ए मटेरियल को हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, इसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और ये जो नया सिस्टम हमारे पास बना है इसका रेजिस्टेंस हम कह देते हैं आर डैश, और हमें इसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम का। तो अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो हमने वॉल्यूम का फार्मूला बनाया था L इंटू ए। तो अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे यानी कि आयतन, तो इसके लिए भी आएगा L इंटू ए, बस इसका L कितना है, L डैश, और इसका कितना है, A डैश। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वॉल्यूम मिल गया। तो आपके पास जो मटेरियल था उसमें कोई परिवर्तन आया नहीं, आपने इसी मटेरियल को डबल कर दिया है, तो दोनों के वॉल्यूम कैसे हो जाएंगे बेटा, एक जैसे। तो हम कह सकते हैं L इंटू ए इज इक्वल टू L डैश इंटू ए डैश। अब इसकी वैल्यू पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर देखिए ये हमारे पास R डैश है, तो R डैश के बारे में अगर हम बात करें तो R डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा रो, देखिए फार्मूला ये है रो L की जगह L डैश अपॉन ए डैश। ठीक है। हम क्या करते हैं, एक इसको इक्वेशन बना लेते हैं और इसको दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, और हम यहाँ पर इक्वेशन 2/1 करते हैं। तो जब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है R डैश 2 में, और यहाँ पर है R। यहाँ देखिए हमारे पास है रो L डैश अपॉन ए डैश, रो L अपॉन ए। रो और रो कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा L डैश अपॉन ए डैश इनटू ए अपॉन L, या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए अपॉन ए डैश, देखिए ए ऊपर है, इनटू L डैश अपॉन L। तो ये हमें मिल गया। अब अगर हमें इन दोनों के वैल्यूज़ पता चल जाते हैं तो हम इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए हमें मिल रहा है ए अपॉन ए डैश, तो इस ए डैश को हम उठाकर इधर ले आए, अपॉन में ए। ठीक है, सॉरी, ए डैश को हम इधर ले आए, ये अपॉन में पहुंच गया, और एल डैश इधर हमारे पास पहले से ही है, और एल को इधर ले गए, तो ये मिल गया एल। अब बात करते हैं, हमें एक चीज़ एकदम 100% क्लियर है कि हमारा जो एल डैश है वो आधा हो चुका है, क्योंकि हमने बीच से फोल्ड किया था। तो इसलिए हम एल डैश की वैल्यू हम कितनी रख दें, L/2, और ये अपॉन में एल, तो हमें कितना मिला, 1/2। तो ए अपॉन ए डैश कितना, 1/2, एल डैश अपॉन एल कितना, 1/2। चलिए रखते हैं वैल्यू, ए अपॉन ए डैश 1/2, एल डैश अपॉन एल 1/2, कितना हो गया, 1/4। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू मिल चुकी है 1/4। तो R डैश अपॉन R इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो R डैश है वो देखिए कितना हो जाएगा, R मल्टीप्लिकेशन में चला गया ये। तो हमने क्या देखा, जब हम इसे
ट्वाइस फोल्ड करते हैं, बीच से फोल्ड करके 2 गुना करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस, देखिए ये आपका प्राइमरी रेजिस्टेंस था, तो प्राइमरी रेजिस्टेंस का ये कितना हो गया 1/4। ठीक है, तो जब हमने ट्वाइस किया, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हुआ है, ट्वाइस यानी कि 2 गुना। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिला 1/4। अगर हम थ्राइस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3, और यहाँ पर ट्वाइस था तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और थ्राइस तो 1/3 का स्क्वायर 1/9। तो अगर हम थ्राइस करेंगे तो हमें आर डैश कितना मिलेगा 1/9 आर। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो जितना भी हम नंबर्स यहाँ पर लेते हैं ट्वाइस या थ्राइस, उसके 1/n² टाइम्स हो जाता है। देखिए आर डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 1/n² आर। तो जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, आर डैश इज इक्वल टू आर, यानी कि हमने कुछ भी नहीं किया। जैसे हमने यहाँ पर 2 रखा, यानी कि हमने इसको मोड़कर 2 गुना कर दिया, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये मिल गया। अगर हम यहाँ पर 3 रख देंगे तो हमें देखिए 3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 9। तो जैसे जैसे आप इसके और फोल्ड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और कम रेजिस्टेंस देता जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ज़रा फिर से देखिए, हमारे पास वायर है, वायर को फोल्ड किया तो हमने एरिया बढ़ाया, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हम इसको और फोल्ड कर दें तो अभी इसमें कितने पार्ट्स हो गए 4, ठीक है भाई, 2 इसमें है और हाफ फिर से कर दिया तो कितना हो गया 4। अब इसका रेजिस्टेंस अगर हम पूछेंगे, इसमें 4 वायर्स हो गए, तो ऐसी कंडीशन में हम n के प्लेस पर क्या रखेंगे 4, और n के प्लेस पर 4 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/16 आर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके रजिस्टिविटी को रिलेट करके पूछे जाते हैं। आज हम रेजिस्टेंस के अफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़ रहे थे और हम पढ़ते हैं इसका फाइनल सबसे लास्ट फैक्टर जो इसको किस तरह से इफेक्ट करता है उसे हम समझते हैं। तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल जो स्टेट होती है किसी भी कंडक्टर की वो कांस्टेंट होती है, और फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होती है तो v प्रोपोर्शनेट टू I रहता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये हमें नहीं मिलेगा। और फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो लेंथ के बारे में हमने सीखा, एरिया के बारे में हमने सीखा, मटेरियल के बारे में भी हमने सीखा, और अब हम बात करते हैं टेम्परेचर, ताप। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारे रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट करता है, तो फिर से मैं वही बात करूंगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है कोलिजन से। अगर कोलिजन इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन बढ़ेगा या घटेगा, यही हमें चेक करना है। तो चलिए हम एक सिंपल सी बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि आप एक मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और आपने अपनी मोटरसाइकिल को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रखा है। ठीक है, और इस पर आप जानते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपकी कंट्रोलिंग कम होती जाती है, यानी कि जो कोलिजन है, टक्कर है, किसी से टकरा जाना, गिर जाना, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, कि स्पीड बढ़ेगी तो कोलिजन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, कंट्रोल खो जाएगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें मालूम है, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर केमिस्ट्री के पहले टॉपिक में कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पार्टिकल के रूप में हमारे पास चार्ज है, वो चार्ज मूव कर रहा है, और ऐसी कंडीशन में चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो
जो उसकी कोलिजन प्रॉपर्टी है यानी कि टकराने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अपना कंट्रोल खो चुका होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। और इस आधार पर हम देखें तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। इज इट ओके? तो इस तरह से टेम्परेचर भी हमारे रेजिस्टेंस पर प्रभाव डालता है। टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और टेम्परेचर के कम होने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो आज हमने सीखा कि हमारे जो रेजिस्टेंस है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं और वो इसे किस किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर्स के लिए हमारी प्लेलिस्ट से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।